हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिसमें कि हमने हंड्स रूल पढ़ा था, अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ा था, एक में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस पर प्लीज़ वीडियो बनाएं। तो आज हम आए हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की वीडियो लेकर, जिसमें हम सीखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ये होता क्या है, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये बनती कैसे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। देखो, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। देखो, केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। जैसे बड़ी ही एक आसान बात करता हूँ, आपको पता है कि मैं एक अगर वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करूँ, एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाए, प्रिज्म में से पास किया जाए तो क्या होता है। तो सर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ रेड लाइट 7 लाइट्स में बंट जाती है, 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। फ्लक्च कर जाती है थोड़ी, ये इधर निकल जाती है, स्पेक्ट्रा निकलता है 7 लाइट्स का। 10th में पढ़ा होगा, इसको बोलते थे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबको पता है। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। देखो, जब वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाए 7 के 7 कलर्स में, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कभी कभी क्या होता है कि ये वाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स नहीं हो पा रही, इसके कुछ कलर्स मिस हो जाते हैं। जैसे मान लो कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो कुछ कलर्स इसके मिस हो जाएंगे। कभी कभी एक ही आएगा, कभी कभी 7 में से 4 दिखेंगे, कभी 2 दिखेंगे, कभी 5 दिखेंगे, कभी 6, तो कुछ मिस हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये मिस हो गए, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यार ये 3 कलर मिस हो गए मेरे को विबग्योर की जगह VBYOR ये कलर दिख रहे हैं 4, वायलेट, ब्लू, येलो और रेड, बाकी मिस हो गए हैं। तो जब ऐसा स्पेक्ट्रम निकलता है तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है, समझो कि मान लो यार मैंने ना कोई गैस ली, कोई भी गैस, मैं गैस की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई ली गैस, उसको एक ट्यूब में, एक कंटेनर में, है ना, मैंने एक ट्यूब में डाल दिया। मैंने एक ट्यूब में गैस को बंद कर दिया, एक ट्यूब में, छोटा सा कंटेनर ट्यूब जैसे, इसमें गैस डाल दी। कोई भी गैस उठा लो, ठीक है, इसके अंदर गैस है। फिर मैंने इसको हीट किया, हीट वाली गैस में मैंने रेज ऑफ लाइट मारी, इसमें हीट कर लाइट इसमें से पास करी, वाइट लाइट, ठीक है। तो क्या होगा, तो वही होगा कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखेगा हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि कुछ जो कलर्स हमें दिखने चाहिए थे वो मिस हो रहे हैं, कुछ भी कलर्स मिस हो रहे हैं, और कुछ भी डिपेंड करता है अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग गैसेस की क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या है उसके अंदर, तो ये डिपेंड करता है। अब ये अलग चीज़ें हैं, अभी आप सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है क्या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये क्यों होता है इसके ऊपर मत ध्यान दो, ये होता है, ये थोड़ा सा कारण बताऊंगा इसका क्यों होता है, अब ये समझो। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, ये इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो 7 के 7 कलर मिलेंगे तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हमें 7 कलर नहीं मिलेंगे, कभी कभी 6 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, क्या पता 6 ना मिले, 1 मिले।
तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब इसके होने का कारण क्या है, आप पूछोगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ, समझो। देखो ये जो गैस है, इस गैस के एटम्स होंगे अंदर, छोटे छोटे एटम्स होंगे, गैस एटम्स से जुड़कर बनी होगी, याद होगा। एटम को जूम करके देखते हो तो एक एटम के पास न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, और शेल्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, सही है। कोई भी गैस है तो उसके शेल्स और उसके इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, हम मानते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो अब होता क्या है, जब मैं हीट देता हूँ इसको, जब मैं इसको हीट दूंगा, इस वाली गैस को हीट करूँगा, तो ये हीट कहाँ जाएगी यार, ये हीट जाएगी एटम्स के पास, ये हीट जाएगी एटम्स के पास, एटम्स में पड़े इलेक्ट्रॉन्स के पास, या नहीं जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स हीट ले लेंगे यार, मैंने इसको गर्म किया, ये एटम्स में गई, एटम से इलेक्ट्रॉन्स में गई, तो इलेक्ट्रॉन्स हीट हुए, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिली या इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। यार देखो इलेक्ट्रॉन्स कम से कम एनर्जी में रहना चाहते हैं, मान लो क्या ऐसे ही रहना चाहते हैं। आपको पता है ना कि यार ये जो फर्स्ट और शेल होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास होती है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, याद होगा, नहीं याद, चलो लिख लो। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास होते हैं -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास कितनी एनर्जी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। अरे यार ये सबसे कम एनर्जी है, ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, आप बोलोगे कम हो रही, नहीं, माइनस वाला बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रही है एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं मैं अपने कम से कम एनर्जी में रहूं, स्टेबल रहना चाहते हैं। देखो अब इसको एनर्जी मिलेगी, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसको मिली एनर्जी, अब ये हीट एनर्जी मिली तो ये समझेगा कि ये एनर्जी है मेरे लिए, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर कर अगले ऑर्बिट में चला जाएगा, अगले शेल में चला जाएगा, ठीक है। अरे यार इसको एनर्जी मिल गई, इस शेल में रहने के लिए इसको इतनी एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, इसको इतनी एनर्जी मिल गई, इसकी एनर्जी अब इतनी होगी हीट एनर्जी के कारण, तो अब इस शेल में थोड़ी पड़ा रहेगा, ये भागेगा जोन से, जो शेल में जितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वहीं पे जाओगे, वहीं नहीं जाओगे, ठीक है। अगर आप अभी +1 क्लास में हो तो 10th क्लास में जाकर थोड़ी बैठ जाओगे, अगर +1 में पास, 10th में पास हो गए तो +1 में जाकर बैठोगे, 11th क्लास में जाकर बैठोगे, या दोबारा जाकर 10th में बैठ जाओगे, आपकी एनर्जी बढ़ चुकी है, या बोलोगे नहीं मैं तो 10th में ही बैठूंगा चाहे मैं +1 में हो गया। ऐसे ही ये बोलेगा कि मेरी एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो मैं अगले शेल में जाऊंगा जिस एनर्जी लेवल का मैं हूँ, ये अगले शेल में भागेगा, वहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा, देखो यार दोबारा वही बात, इलेक्ट्रॉन्स ना लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो चला तो गया इस शेल में, बट वो खुश नहीं है वहाँ, उसका दिल नहीं लग रहा, वो चाहेगा कि यार मेरे को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, मेरे को कम से कम एनर्जी चाहिए जो पहले थी मेरे पास, यार जो मेरे पास एनर्जी पहले थी ना, मेरे को वो ही एनर्जी चाहिए। तो ये ट्राई करेगा कि मैं जो एनर्जी गेन करके आया हूँ इसको किसी तरह छोड़ दूँ और वापस अपने शेल में चला जाऊँ, ठीक है। जैसे यार आप नए कहीं जाते हो, हॉस्टल में रहने आए, कहीं आए, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने वापस घर चला जाऊँ, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर। सेम इलेक्ट्रॉन का भी ऐसे होता है, इसका इस शेल में दिल नहीं लगता, ये चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी में जाऊँ। हम बार बार पढ़ते आए हैं, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी चाहते हैं वो स्टेबल रहें, एक एटम चाहता है वो स्टेबल रहे। स्टेबल रहने के लिए उनको लोअर एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये चाहेगा कि मैं एनर्जी छोड़ दूं यार जो मुझे एक्स्ट्रा मिली है। अब उस एनर्जी को छोड़ने के लिए इसको बड़ा ही कष्ट करना पड़ेगा, ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी छोड़ देगा यार, ठीक है। जितनी एनर्जी ये वेव्स की फॉर्म में छोड़ेगा, अभी क्या करेगा, कुछ एनर्जी वेव्स की फॉर्म में छोड़ देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी वेव्स मतलब कुछ एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में छोड़ देगा, रेडिएशंस बोल सकते हो, वेवलेंथ बोल सकते हो, इसकी फॉर्म में छोड़ देगा, ठीक है।
और दोबारा अपने शेल में वापस आ जाएगा, लोअर एनर्जी में, लोअर ऑर्बिटल में वापस आ जाएगा। ये जो इसने रेडिएशन छोड़ी, ये जो इसने रेडिएशन छोड़ी इसकी वेव्स ने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यार इन वेव छोड़ने के कारण ना इसके कुछ स्पेक्ट्रा मिस होते हैं। देखो इसने उसमें गया वापस छोड़ के आया तो कुछ स्पेक्ट्रा लाइट के मिस करता है ये कारण है कि कुछ आपको दिखाई नहीं देते। अभी कितनी वेवलेंथ होगी, कौन सा मिस करेगा, कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी दी, कौन से ऑर्बिटल में गया था, वन से तीसरे में गया, दूसरे में गया था, कितनी एनर्जी आई थी कि इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि ये चौथे ऑर्बिटल में भाग गया था, तो धीरे धीरे एनर्जी छोड़ता आएगा तो उस हिसाब से मिस करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा की सीरीज है, अलग अलग बंदों ने अलग अलग सीरीज दी कि सेकंड से वन शेल में आएगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा। इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इतना समझ में आया? दोबारा तेज तेज बताता हूँ, सुनो। जब गैस को हीट करोगे तो उसको मिलेगी एनर्जी, वो एनर्जी जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिली तो जितनी एनर्जी मिली वो उस शेल में जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ जाएंगे, बट वो वहाँ नहीं रहेंगे, खुश, दिल नहीं लगेगा, तो वो चाहेंगे मैं एनर्जी छोड़कर वापस आ जाऊं। अब एनर्जी छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी को रेडिएशंस या वेवलेंथ की फॉर्म में छोड़ेंगे। ये जो रेडिएशंस उन्होंने छोड़ी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण कुछ स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट मिस हो जाते हैं। सिंपल सी बात। चलो आगे। तो आगे आती है, ये कुछ सीरीज हैं, इसको देखकर कुछ फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, नोट करते रहें। दोबारा बोल रहा हूँ, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाते रहें, ठीक है, और नोट करते रहें, समझ में आता जाएगा। आज तो आ जाएगा सुनकर, कल को नहीं आएगा तो क्या करोगे? दोबारा वीडियो सुनने बैठोगे। अच्छी बात है, दोबारा सुनने बैठोगे, बट ट्राई करना कि अपने नोट्स उठाओ, उसमें समझो। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सीरीज़ हैं, कि जैसे सबसे पहले बताता हूँ, एक होती है लाइमन सीरीज़, एक होती है लाइमन सीरीज़। अच्छा, लाइमन सीरीज़ क्या होती है समझो। लाइमन सीरीज़ ये होती है कि इलेक्ट्रॉन वापस अपने फर्स्ट शेल में आना चाहता है। मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में पड़ा था, अपने ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में पड़ा था, यहाँ से उसको एनर्जी मिली तो किसी और शेल में चला गया, शायद दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, पाँचवें में गया, समझ रहे हो, कहीं भी गया। इतनी एनर्जी मिली कि कुछ मिली तो यहाँ चला गया, ज़्यादा मिली तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाता रहेगा। तो ये वापस यहाँ से अपने फर्स्ट शेल में आना चाहेगा, फोर्थ से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में। जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिटल में, फर्स्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहेगा, उसके लिए एक लाइमन सीरीज बनी है। लाइमन सीरीज बनी कैसे? मान लो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो यार, ये 1 2 3 4 5, इनका डिस्टेंस कम होता जाता है। देखो जैसे n = 1 है, n = 2 है, ये क्या है? शेल्स हैं। n = 4, n = 5। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़ा था यार, यहाँ से कहीं चला गया, दूसरे में चला गया तो दूसरे से फर्स्ट में आएगा एनर्जी रिलीज कर तीसरे में गया था तो तीसरे से फर्स्ट में आएगा, यहाँ फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा, ऐसे आता रहेगा। ये तो पता ना, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े उनकी एनर्जी है, ये पता ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पक्का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था एनर्जी लेकर, हीट करने के कारण इस शेल में चला गया, इतनी हीट थी, यहाँ चला गया, वहाँ से वापस आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी वेवलेंथ छोड़ेगा, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे, समझ रहे हो। देखो एनर्जी के लिए तो ये फॉर्मूला है कि कितनी एनर्जी है, hc/λ, यही है ना, hc/λ, समझ रहे हो। देखो E क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़ा था इसी चैप्टर में। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या है? वेवलेंथ। सिंपल फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा ये तो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको कितनी वेवलेंथ चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं ये है 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू 13.6/hc × z²
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ रहे हो? 1/λ 13.6/hc z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/2n2 का स्क्वायर। इसमें जो 13.6/hc है इसको बोलते हैं r, या इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट। देखो h की वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है, बट आपको r की वैल्यू याद नहीं करनी, आपको याद करनी 1/r की वैल्यू। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 1911 एंगस्ट्रॉन्ग। पता ना एंगस्ट्रॉन्ग, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आपको आर की, वैसे तो एच और सी की वैल्यू रखोगे तो आर क्या आ जाए, बट हमें आर की वैल्यू का फायदा नहीं होता। हम r/1 बाय आर की वैल्यू पुट करेंगे, ज़्यादा आसान रहता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। तो आपने 1/r की वैल्यू याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 1/r की वैल्यू। समझ रहे हो? इस फॉर्मूला में ये रखोगे और वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ यार, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ठीक है, उसको कुछ हीट किया गया था, वो फर्स्ट से सेकंड शेल में चला गया, फर्स्ट से सेकंड शेल में चला गया। आप बोलते हो कि बताओ उसकी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कितनी रेडिएशन छोड़ेगा कि वो वापस फर्स्ट शेल में आएगा, कि वो वापस फर्स्ट शेल में आ जाए। तो फॉर्मूला लगाओगे ये, यही तो निकालना वेवलेंथ, कितनी रेडिएशन, कितनी वेवलेंथ छोड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या करोगे? 1/λ इज इक्वल टू 13.6 को क्या लिख सकते हो? r, तो उसको लिख दो r, लिख दो उसको भी, अभी इसको r लिख दो। z स्क्वायर, z है उसका एटॉमिक नंबर, जिसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 का स्क्वायर। अब ये कहाँ से कहाँ गया? देखो कहाँ से कहाँ गया, 1 से 2 पे गया। ठीक, समझ रहे हो? पहले से दूसरे पे गया, पहले वाले से दूसरे पे गया, फर्स्ट से दूसरे पे गया ना, वापस आना है दूसरे से पहले पे। देखो इसको लिखोगे 1/1 का स्क्वायर माइनस दूसरे पे गया था तो 1/2 का स्क्वायर। सही है? इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 1/λ इज इक्वल टू r, 1 का 1, 1 स्क्वायर टू 4, इसका आएगा 4, तो ये आएगा 4 - 1, समझ रहे हो? 4 - 1। अच्छा, हमें 1/r की वैल्यू क्यों चाहिए थी? देखो यहाँ से, देखो मैं यहाँ से लैम्डा निकालूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, ये इधर आकर 1/r हो जाएगा, ये इधर आकर 4/3 हो जाएगा। देखो लैम्डा उधर गया, मेरे को लैम्डा, अब मुझे लैम्डा की वैल्यू पता है, कितनी है? 911, सॉरी 1/r की 4/3। सॉल्व कर लो, 9, 10, 11 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? क्यों 1/r रखना? r की वैल्यू नहीं, मेरे को लैम्डा निकालना, 1/λ थोड़ी निकालना है। तो इसको इधर उधर करूंगा तो मेरा लैम्डा आ जाएगा। तो इतनी रेडिएशन से रिलीज करेगा वो, इतनी वेवलेंथ छोड़ेगा, इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, तो पता चल जाएगा कौन सा कलर मिस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से। बढ़िया ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होती है, हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? देखो फॉर्मूला यही रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा। जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आना, थर्ड से फर्स्ट में, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ से गया था तो आना उसी को अपने घर में है, और घर गया उसका फर्स्ट वाला शेल, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये जो वेव है इसको बोलते हैं लाइमन वेव, क्लियर हुआ होगा? क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये वेव्स आती रहती, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था अभी, तो इसकी वैल्यू जैसे फर्स्ट से सेकंड में है, इसको बोलते हैं, इसका आंसर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। उसको बोलते हैं 1026 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके। तो ऐसे बढ़ता रहेगा 911 एंगस्ट्रॉन्ग, ऐसे ही कम एंगस्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और ये वैल्यूज याद रख। बुक में गिवन है, समझ में आई कैसे बनी? समझ आ जाएगा, एक बार बुक पढ़ोगे। मैं अभी सारे फॉर्मूलाज नहीं निकाल के दिखा रहा, हर की वैल्यू नहीं रख रहा आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।
ठीक है जी। अगली आती है, अगली है कि जब इलेक्ट्रॉन को अपने दूसरे शेल में वापस आना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में था, उसको हीट एनर्जी मिली तो वो अगले शेल में जंप कर गया, तीसरे में गया, फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, सिक्स्थ में गया, इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है जितनी एनर्जी मिलेगी। अब उसको वापस कहाँ आना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़कर वो वापस आएगा दूसरे शेल में आएगा ना। देखो ये n है 1, ये n है 2, 3, 4, 5, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कभी बोलोगे सर बताया नहीं, इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से उसको गया था, एनर्जी मिली थी हीट के बाद, वो किसी शेल में चला गया, जितनी एनर्जी उसके बराबर की थी उस शेल में जाकर बैठ गया। वो छोड़कर आना चाहता, जैसे यहाँ से गया था थर्ड में, थर्ड से सेकंड में वापस आएगा, फोर्थ से सेकंड में आएगा, फिफ्थ से सेकंड में आएगा, इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा। समझ रहे हो? जब सेकंड शेल में आता है वो, उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। उसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। देखो फॉर्मूला वही रहेगा ये वाला, 1/λ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। समझ में आई बात? ठीक है जी। अब इसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है, जो शॉर्टेस्ट, मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा, सिर्फ वैल्यू निकाल रहा हूँ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है, सबसे कम वेवलेंथ जो आएगी वो आएगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n = 2 में आएगा। इन्फिनिटी से n = 2 में आएगा तो इसका आंसर आता है 3644 एंगस्ट्रॉम। निकाल के देख लेना, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 1, यहाँ पर इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कह रहा हूँ, 2 पुट करोगे यहाँ पर। सही है, चलो। अच्छा मैं अभी लॉन्गेस्ट बता देता हूँ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जब N3 से N2 पे आएगा, N3 से N2 पे आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलें आगे। ऐसे ही सीरीज बढ़ती जाएगी, ऐसे ही उसके नाम बदलते जाएंगे और आप उसकी वैल्यू, देखो फॉर्मूला यही लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। जैसे बाल्मर सीरीज समझ में आई? देखो जब एक होती है पास्चन सीरीज, ठीक है जी, पास्चन सीरीज। एक होती है फंड सीरीज, ऐसे सीरीज हैं बड़ी सारी यार। एक होती है हम्फरी सीरीज। सिलेबस में इतनी बात नहीं जाएगी, पहली 2-3 सीरीज इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो, बट नाम याद होना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं तुम्हें, तो पता होना चाहिए। तो बाल्मर में क्या था कि N3 से N2 पे आया, इसमें क्या होगा, N4 से N3 में आएगा, इसमें क्या आएगा, N5 से N4 में आएगा, N6 से N4 में। अच्छा N कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से 3 में आएगा, मतलब आएगा 3 में, आएगा 4 में, आएगा 5 में, क्या शेल में, ऑर्बिट में, 5th में। फॉर्मूला वही रहेगा, वही R वाला, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला। सही है, तो ऐसे ही होता रहेगा। क्लियर है? ओके, पक्का। अच्छा एक और बात है अभी, एक होती है कि कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस कितनी होंगी। ट्रांजिशन लाइंस क्या होती हैं? ट्रांजिशन लाइंस, देखो मैं बोलता हूँ कि देखो समझो कि ये पहला शेल है, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th और 6th मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5। मान लो 5th से उसको सेकंड शेल में आना है, ठीक है, तो कैसे कैसे आ सकता है? देखो या तो 5th से डायरेक्ट सेकंड में आएगा एक, या 5th से 4th में, 4th से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो, या यहाँ से इसमें, इससे यहाँ, समझ आ रही है, या इससे यहाँ और इससे डायरेक्ट यहाँ। और कोई रास्ता देखो, और कोई रास्ता है, और कोई रास्ता यहाँ से इसमें, यहाँ से पूरा, यहाँ से इसमें। कितनी लाइन्स हुई? देखो क्या तरीके इसके पास, कितने ज़्यादा लाइन्स हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 2 बार रिपीट हो रहा। देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो कैसे काउंट करोगे कि कितने इसकी ट्रांजिशन लाइंस होंगी, कितनी लाइंस गिनोगे यार? नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस कितनी, ऐसे गिनोगे। एक रास्ता ये,
दूसरा रास्ता ये 2 3 4 5 6 7 8, हम बोल रहे 8 नहीं तो कुछ 2 रिपीट हो रही, देखो ये 2 रिपीट हो रही हैं, ओके ये 2 रिपीट हो रही हैं, इनकी जगह एक लेंगे तो कितनी आई 6 आई। देखो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे यार करते हुए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नोट कर लो, उसको बोलते हैं n2 माइनस n1, फिर n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन्स या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आ जाएंगी। आपको यार ये काउंट नहीं करना पड़ेगा, पेपर में पूछ लेता है। n2 क्या है, जोन से आना है, n1 क्या है, जहां आना है। जैसे अभी इसमें n2 है 5 और n1 है 2 पे आना है, तो यहाँ रखो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 अपॉन 2, कितना आया 6, 12/2 6। यहाँ भी 6 आ रही थी, देखो डबल वाली कैंसिल करनी है, आसान था, आपने काउंट कर भी ली। मैं बोल रहा हूँ 15 से आना है, इन्फिनिटी से आना है, कैसे काउंट करोगे, दिक्कत हो जाएगी यार। तो इसलिए ये ट्रांजिशन लाइन से स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला याद रखो। अच्छा एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन आएगा। जस्ट ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं एक। तो आप मानो कि किसका लोगे, मान लो, ले लो किसी का भी ले लो यार, हाइड्रोजन का ले लो, ठीक है हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन के गैस को हीट किया तो वो अपने शेल नंबर 1 से शेल नंबर 4 पे चला गया। अब उसको वापस आना, वो बोल रहा कितनी वेवलेंथ, वो कितनी रेडिएशन छोड़ेगा कि 4 से 1 में वापस आना। अब बोलोगे यार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, अरे यार चला गया, वो हीट की तो उसको एनर्जी मिली, चला गया, मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। फॉर्मूला रख दो, कुछ भी नहीं करना। अच्छा 1/λ होता है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया, 1 से 4 पे, ये 1 ये 4, R की वैल्यू बाद में देखेंगे कितनी है, 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4², 1/λ, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1/1 माइनस 1/16, 16 माइनस 1 15, तो ये 1/r इंटू 15 अपॉन 16 उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा। सही है सर। 1/r को क्या पुट करो, 911 इंटू 16 अपॉन 15 इज इक्वल टू लैम्डा। सॉल्व कर लो, 15 छिके 90, लो 6 से पूरा काट दो, 16 छिके 76, 15 छिके 90, 0.60 हो गया मान लो, ऐसे एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ, काट नहीं रहा। 16 छिके 16 6 36 6 1 6 9 960 एंगस्ट्रॉम। राउंड ऑफ वैल्यू ली मैंने, आप सही करोगे तो ऐसे आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। कहीं से भी कहीं तक आपको पूछ लिया जाए, एक ही फॉर्मूला है। अच्छा इस फॉर्मूला को भी याद रखना, कितनी एनर्जी रिलीज करी उसने, ये भी पूछ सकता है, कितनी एनर्जी रिलीज करी। कि मैं बोलता हूँ कि एक पहले इलेक्ट्रॉन से पहले शेल से दूसरे शेल में गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बताओ कितनी एनर्जी लेकर गया होगा। E क्या होगा, E2 माइनस E1, यही तो एनर्जी होगी। यहाँ पर एनर्जी निकाल लो, E2 ये E1, इतनी तो E होगी, या इसकी वैल्यू पता होगी, लैम्डा से डिवाइड कर देना कितनी एनर्जी छोड़ी उसने। देखो लैम्डा निकाल लिया। अब वो लोग कितनी एनर्जी लेकर गया हो, कितनी एनर्जी लगी उसको वहाँ जाने में, ये तो वेवलेंथ छोड़ कर आया। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखो, प्लैंक्स कांस्टेंट रखो, स्पीड ऑफ लाइट रखो, एनर्जी भी पता चल जाएगी। बोलूँ 1 से 5 पे गया था, एनर्जी बताओ कितनी एनर्जी छोड़ लेकर गया था। तो ऐसे ये भी निकाल लोगे। समझ में आया, नहीं आया तो कुछ क्वेश्चंस देखें बुक में, समझ में आ जाएगा। बड़ा ही टुच्चा सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान।
ठीक, जस्ट कुछ बच्चे बोल रहे थे तो मुझे लगा कि इसको बनाना ज़रूरी है, बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो आप लोग भी इसको पढ़ें, समझें अच्छी तरह, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, मुझे मेल करें, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, एंजॉय करें, मज़े करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।